हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। तो आज की कहानी में हम जानेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। जैसे ही हम बिस्मिल्लाह खान जी को याद करते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ हमें याद आती है, वो है शहनाई। तो शहनाई जो थी ना, वो पहले पुंगी कहलाती थी, और पुंगी जो होती थी उसमें से आवाज़ भी बहुत ही अजीब आती थी। तो क्या हुआ कि एम्परर औरंगजेब में पुंगी को बैन कर दिया गया। अब उन्होंने कहा कि इसमें से जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल ही अनप्लीजेंट है, जो कानों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। तो एक बाबर थे, उन्होंने री इन्वेंट किया क्या, शहनाई को, मतलब पुंगी को। अब उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग स्टेम्प ली और उसमें 7 होल्स कर दिए। जब उन्होंने बजाया तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ आने लग गई, और जो लोगों के अंदर ये था कि भाई जो पुंगी है अब वो खो गई है, अब वो शहनाई के रूप में एक तरह बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लग गई। अब जो ये कहानी है ये क्या है, पुंगी की कहानी या शहनाई की कहानी, या हम ये कहें कि पुंगी को शहनाई तक की जर्नी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और जानेंगे कि कैसे बिस्मिल्लाह खान जी ने एक शहनाई को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना दिया द साउंड ऑफ म्यूजिक में। चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो देखिए, हमारा पहला पार्ट आ चुका है द साउंड ऑफ म्यूजिक पर, ठीक है। अब हमारा दूसरा है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा लंबा नहीं है, और फटाफट से अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो साउंड ऑफ म्यूजिक पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए जस्ट पढ़ ले को, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो सबसे पहले शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अब भी हम चैप्टर को पढ़े उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में क्या क्या लिख रखा है। डू यू नो दीज पीपल, वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। अब आपको ना कुछ पिक्चर्स दे रखी है, ठीक है, कुछ पिक्चर्स दे रखी होंगी आपकी बुक में, जस्ट आपको बुक को खोलना है। तो क्या आप इन लोगों को जानते हैं? क्या आपको पता है कि क्या 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 ये लोग जो है बजाते हैं? तो आप एक बार ये एक्टिविटी अपने आप करिएगा, ठीक है। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। तो यहाँ पर लिख रखा है कि एक बार इस शहनाई के बारे में सोच ही लो। सोचो शहनाई के बारे में। जैसे ही हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारे को आती है, अरे यार, शादी समारोह जिसमें शहनाई बज रही हम, ठीक है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और शहनाई को याद आते ही हमें सबसे पहले याद आते हैं कौन? कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं ये शहनाई क्या है और पुंगी से यह शहनाई में कैसे कन्वर्ट हुई है। तो फटाफट से बुक को खोल लीजिए, वर्ड मीनिंग आपको दे रखे हैं, स्लाइड आपको मिल जाएंगी, ठीक है, और वर्ड मीनिंग हिंदी में है ताकि आपको थोड़ी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasing sound. तो this was a pungi actually, जो शहनाई से पहले थी, इसको रीइन्वेंट किया गया था और शहनाई बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है एम्परर औरंगजेब ने क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी, बैन कर दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बजाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो ये आवाज प्रोड्यूस कर रही है ना, इट इज वेरी हार्ड टू हियर, ठीक है, इट इज वेरी हार्ड फॉर दी ईयर्स, मतलब कि अच्छी नहीं थी आवाज, ठीक है। तो एम्परर औरंगजेब बैंड, उन्होंने बैन कर दिया क्या, एम्परर औरंगजेब ने क्या कर दिया, बैन कर दिया प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, और वो भी रॉयल रेजिडेंस में, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा आवाज थी, शोर था और अनप्लीजेंट साउंड थी। पुंगी became the generic name for reeded noise maker. reeded मतलब इश्क का, मतलब कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि जो पुंगी है was a generic name for the reeded noise maker, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो नॉइस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, नॉइस मेकर, तो पुंगी नाम रख दिया गया था, ठीक है। few had thought that it would one day be revived. तो अब यहाँ पर ये कहा गया था जो नॉइस मेकिंग होता है, जो नॉइस मेकर्स हैं, रीडेड नॉइस मेकर, दैट इज
सिंबलाइज्ड एज पुंगी। तो जो लोग थे वो ये सोच विचार में थे कि शायद किसी दिन जो पुंगी होगी वो पूर्व जीवित होगी, मतलब कि फिर रीइन्वेंट होगी और फिर हम इसे बचा पाएंगे, बिकॉज औरंगजेब के एम्परर में वो तो बैन हो गई थी, है ना। तो पुंगी को एक जेनरिक नेम दे दिया गया था फॉर रीडेड नॉइस मेकर। और कुछ लोगों जिन्हें पुंगी पसंद थी तो वो ये कहते थे कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब पुंगी जो होगी वो रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, a barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो बाबर एक नाई होता है और उसका जो खानदान होता है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन का होता है, मतलब कि काफी वो बड़े बड़े संगीतकारों का। तो उनको एक्सेस था रॉयल पैलेस में आने का और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई वो पुंगी को री इन्वेंट करेंगे, उसकी टोनल क्वालिटी को और अच्छा करेंगे ताकि जो बैन है वो हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एन एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंप्रूव करेंगे टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, मतलब कि सुर संबंधित लहजे का जो क्वालिटी है वो पुंगी की वो इंप्रूव करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ा सा पाइप को चूज किया, उसको खाली किया, ठीक है, और उसके अंदर दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, मतलब एक पाइप को चूज किया जो लंबा भी था और थोड़ा चौड़ा भी था। ठीक है, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसमें उन्होंने 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो उन्होंने 7 होल बना दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, उसे अंदर से खाली जो था उसके अंदर उन्होंने 7 होल्स बना दिए, तो उन्होंने रीइन्वेंट करा जैसे कि ये हो गई। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही उसमें से जैसे ऐसे ऐसे बजाना शुरू किया, काइंड ऑफ बांसुरी उल्ली, ठीक है, तो उसमें से बहुत ही धीमी धीमी प्यारी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट मधुर आवाज आने लग गई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उसने क्या करा, उसने वो जैसे उसको रॉयल पैलेस में आने में एक्सेस था, मतलब कि ही वाज परमिटेड टू कम देयर, तो उसने क्या करा, इसी पुंगी को सबके आगे बजाया। ठीक है, सारे रॉयल लोगों के आगे बजाया। फिर उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो पुंगी था उसे एक जेनरिक नेम दे दिया गया था रीडेड नॉइस मेकर के लिए, बट दैट पुंगी व्हेन इट वाज रीइन्वेंटेड इट वाज गिविंग अ वेरी प्लीजेंट एंड मेलोडियस वॉइस। तो अब उन्होंने ये सोचा कि भाई पुंगी को एक नया नाम देना चाहिए, बिकॉज इट वॉज नॉट सिमिलर टू द पुंगी। ठीक है, इट हैज अ ड्रास्टिक चेंज इन इट, तो दे थॉट कि भाई जो पुंगी है उसको कोई नया नाम देना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह मतलब क्या होता है, किंग्स। ठीक है, तो तब वहां पे क्या कहते हैं, शाह's चैम्बर्स, मतलब कि किंग्स के राज्य में। ठीक है, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, एक बाबर के द्वारा प्ले करी गई है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया शहनाई। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन द एग्जाम, हाउ द पुंगी इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज शहनाई। सो हमें यहाँ पर ये बोलना है, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, मेरे पीछे बोलो, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर बाय द नाई दैट इज अ बाबर, सो दे नेम्ड द पुंगी एज शहनाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पुंगी थी वो बहुत ही ज्यादा डिफर थी, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी, बाकी जो पुंगी थी वो डिफरेंट थी, बिकॉज इट वॉज अ जेनरिक नेम फॉर द नॉइस मेकर्स, मतलब कि उसकी आवाज जो थी अनप्लीजेंट थी। बट व्हेन सम मॉडिफिकेशन वाज डन, तो एक अलग सी आवाज आने लग गई, मीठी मीठी आवाज आने लगी। ठीक है, जैसे हमारे जस पढ़ले के बच्चों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज होती है ना, तो वैसी आने लगी। तो लोगों ने कहा कि भाई इसे पुंगी तो नहीं कह सकते बिकॉज देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। तो क्या हुआ, उसका नाम उन्होंने सोचा कि कुछ और रख देते हैं। फिर वो एक स्टोरी आई कि भाई देखो ये शाह चैम्बर में सबसे पहले बजाई गई, महाराजा के चैम्बर्स में। सेकेंडली ये नाई के द्वारा बनाई गई, मतलब नाई के द्वारा बजाई गई, तो उसका नाम रख दिया शहनाई। ठीक है, आगे तो जितना हमने पढ़ा है उस पर हम एक बारी क्विज देख लेते हैं, और क्विज का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, मैं आंसर नहीं दूंगी, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। क्वेश्चन 2, बिस्मिल्लाह खान इज नोन फॉर, बोलो बोलो, अच्छा ये 2 क्वेश्चन है ना,
हाँ सेकंड है, चलो इसको ठीक कर देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, सेकंड कर दिया मैंने, अब बता देना, ठीक है। अब चलिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो आवाज थी शहनाई की वो मानी गई क्या कि वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा शुभ है, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो यहाँ पर बोला गया कि पहले तो जो शनाई को नॉइस मेकर बोला जाता था, अब उसकी आवाज को बहुत ही मीठी आवाज बोला गया, उसे ऐसा सिंबलाइज किया गया कि वो बहुत ही ज्यादा शुभ है, ठीक है। द साउंड ऑफ द शनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो आवाज थी शनाई की उसे बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया, एंड फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, वो अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है, और वो इज एन इंडिस्पेंसिबल, और वो परम आवश्यक कॉम्पोनेंट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। ओके, इन दी पास्ट में द शनाई वॉज द पार्ट ऑफ अ नौबत और अ ट्रेडिशनल असेंबल। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम भूतकाल के बारे में बात करें, ठीक है, अभी तो हम ये कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का, और बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसेबल है, मतलब एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, मंदिरों में भी बजाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे पास्ट में जो शनाई था वो एक नौबत या ट्रेडिशनल एंसेम्बल में बजाया जाता था, मतलब कलाकारों की टुकड़ी ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि इट इज अ पार्ट, जो अगर हम कहें कि 9 इंस्ट्रूमेंट दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एसेंबल में या नौबत में हम ये कहें कि कंसीडर किया जाता था रॉयल रेजिडेंस में, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो शनाई थी दैट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब कि 9 इंस्ट्रूमेंट जो रॉयल के होते थे जिससे हर फंक्शन में बजाया जाता था, ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंटल पार्ट। तो कलाकारों की टुकड़ी में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो शनाई थी दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। आगे, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग। अभी रिसेंटली अगर हम ये कहें कि हाल ही में, तो जो शनाई होती थी वो टेम्पल और शादी में ही यूज हुआ करती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अगर हम ये कहें जो क्रेडिट है जो शनाई जिसे पहले बैन किया गया, फिर उसके बाद एक नाई ने उसे री इन्वेंट किया, फिर उसके बाद देश भर तक हम ये कहें कि वो प्रसिद्ध हुई, तो दैट वाज द क्रेडिट टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्हीं की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो शनाई है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होती गई और खाली शादियों तक सीमित नहीं रही, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे, एट द 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो यहाँ पर लिख रखा है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे। एशियन एस्टेट मतलब कि तब हम ये कहें कि पुरानी कथा है, ठीक है, प्राचीन काल की। तो वहां पर कहां पर खेला करते थे गिल्ली डंडा? बिहार में, ठीक है। कहां पर था? बिहार का स्टेट डुमराव में, ठीक है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चाइता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। देखिए यहाँ पर एक चीज और भी बोल रखी है कि हमारे को धर्म में परिवर्तन नहीं, धर्म हमारे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, यहाँ पर ये दिखा रखा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इवन दो ही वाज अ मुस्लिम ही वेंट टू कहाँ? बिहारी जी टेम्पल। तो यहाँ पर ये कह रखा है कि भाई सब एक हैं, ठीक है। तो हमारे को नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रखा है ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, तो वो रोज बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और वहां पर एक चायता या श्लोक, मतलब कि हम ये कहे भोजपुरी चायता, भोजपुरी में चायता या एक गाना गा कर आते थे, मतलब भजन गा कर आते थे। और जो लोकल महाराजा होते थे ना बिहारी जी टेम्पल के, वो उसे 1.25 kg का क्या देते थे? लड्डू प्रसाद दिया करते थे, ठीक है। तो ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, वहां पर जाकर वो भोजपुरी चायता गाया करते थे और 1.25 किलो का हम ये कह सकते हैं लड्डू, इतना बड़ा उनको एक पुरस्कार के रूप में एक लोकल महाराजा दिया करते थे। This happened 80 years ago and the little boy had traveled far to earn the highest civilization award in India, the Bharat Ratna। तो ये जो कहानी है ये 80 साल पहले की हुई और जो छोटा सा लड़का था उसने बहुत ही ज्यादा ट्रैवल किया, मतलब कि उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया, क्या? भारत की सबसे सभ्यता वाला हम ये कहे अवार्ड प्राप्त करने के लिए, दैट वाज भारत रत्ना। Born on the 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar.
अब वो पैदा कब हुए थे? 21 मार्च 1916 में। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान किसको बिलोंग करते थे? वेल नोन, बहुत ही मानी हुई खानदान को बिलोंग करते थे, जो बहुत ही बड़े संगीतकार थे बिहार से। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान पैदा भी संगीतकार के खानदान में हुए और बहुत ही वेल नोन प्रसिद्ध फैमिली थी उनकी। Okay. His grandfather Rasul Buks Khan was the Shanai Nawaz of the Bhojpuri court, King's Court. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब दादा थे, रसूल बक्स खान, वो एक शनाई नवाज थे, मतलब शनाई प्लेयर थे भोजपुरी किंग कोर्ट में। ठीक है, his father पैगंबर बॉक्स and the other paternal ancestors were also great शनाई players। तो हम ये कहेंगे जो उनके पिता और बाकी जो पैटर्नल मतलब कि पेरेंट्स के पूर्वज थे वो भी बहुत ही बड़े बड़े शनाई प्लेयर्स थे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उनके खानदान में सारे ही शनाई प्लेयर थे और संगीतकार थे, तो दैट इज वहीं से उन्हें गुण मिला है। ठीक है, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब जैसे संगीतकार की एक फैमिली होती है, ठीक है, मैं आपको अगर कहूं कि संगीतकारों की फैमिली होगी तो वो जो संगीत है हमारे मन में अपने आप ही घुस जाएगा। तो यहाँ पर यही दे रखा है, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के हुए। ठीक है, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। अब मैटरनल अंकल हाउस मतलब कि जब वो 3 साल के हुए तो उनकी जो मॉम थी उनको मैटरनल अंकल के घर लेकर गई, मतलब बनारस, मतलब अब जिसे हम वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शनाई। तो जब वो देखते थे कि उनके जो अंकल हैं, माँ की साइड के एंसेस्टर, माँ की साइड के रिश्तेदार जो खून संबंधित होते हैं, ठीक है, तो जब वो मैटरनल अंकल के घर वाराणसी में गए तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए, बहुत ही ज्यादा मोहित हो गए जब उन्होंने देखा कि जो उनके अंकल हैं वो शहनाई को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। तो सून जो बिस्मिल्लाह थे उन्होंने अकम्पनी करने लग गए उनके अंकल को, ठीक है, अली बख्श को, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शनाई। तो सून बिस्मिल्लाह खान अकम्पनी करने लग गए, साथ देने लग गए, ठीक है, अपने अंकल का, अली बख्श का, जो विष्णु टेम्पल में बनारस में क्या करते थे, एक शनाई प्लेयर थे, मतलब सब टेम्पल्स में ही बजाते थे। ठीक है, अली बख्श वुड प्ले द शनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर द आवर्स ऑन एंड। तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो अली बख्श हैं वो क्या करते थे, वो वहां पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों भर बस बैठकर उनको देखते थे, आकर्षित होते थे, मतलब कि ही वाज सो मच फैसिनेटेड कि आप शहनाई बजा रहे हो, मैं आपको देखते रहूं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। तो slowly मतलब कि धीरे धीरे उन्होंने भी स्टार्ट किया लेसन्स को, he started getting lessons, धीरे धीरे उनको भी पाठ पढ़ाए गए, मतलब कि कैसे लेसन्स दिए गए, जैसे प्रैक्टिस कराने के लिए कि इंस्ट्रूमेंट पे कैसे करना है, और वुड सिट प्रैक्टिस, और जो बिस्मिल्लाह खान होते थे वो बैठे रहते थे और क्या करते थे, प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, मतलब पूरी रात शनाई टी 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 टी, मतलब ही वॉज प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, मतलब पूरा दिन। हाँ, ठीक है, फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग एप्रिटेंस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर लिख रखा है फॉर ईयर, सालों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी के टेम्पल पे आना, और मंगला माया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, मतलब कि गंगा के किनारे, मंगला माया और टेम्पल ऑफ बालाजी वो उनके फेवरेट अड्डे बन चुके थे, ठीक है, जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते थे एकांत में अपनी शनाई को। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to beyond the range of Shehnai। तो जो फ्लोइंग रिवर, वो गंगा के किनारे बैठते थे, तो गंगा के किनारों पे बैठकर वो इतने प्रभावित हो जाते थे, इतने मोहित हो जाते थे कि वो राग जो पॉसिबल नहीं होता था कि शनाई पर जा सके, वो उन्हें भी बजाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। मतलब जो शहनाई के बियॉन्ड थे कि यार ये राग, अब जो म्यूजिक इंडस्ट्री से होगा वो ज्यादा जानता है, मुझे इतना नहीं पता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इम्प्रोवाइज किया और इन्वेंट किया राग को जो पहले माने जाते थे, अर्लियर कंसीडर, जो पहले माने जाते थे कि वो बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई है।
ठीक है। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान ने क्या किया, अकम्पनी करी अपने अंकल को टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां पर जब खत्म हो गया था, एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, मतलब जब गायन हो गया, खत्म हो गया, तो उस्ताद फैज खान आए और उन्होंने उसे पैट किया, ऐसे करा, पीठ पर थपथपाया और कहा यंग बैक, ठीक है, और उन्होंने कहा वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो और तुम सक्सेस पा लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्ला बिग ब्रेक। अब क्या हुआ कि जब ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, तो ऑल इंडिया रेडियो हम ये कहें ओपन हुआ लखनऊ में 1938 में, और बिस्मिल्ला खान के लिए वो बिग ब्रेक था, मतलब इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द बिस्मिल्ला खान्स लाइफ। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो जल्दी ही हम ये कहें कि लगभग हम लोग कहे कि रेडियो पे उनको शहनाई बजाते हुए सुना करते थे, तो इट वाज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट। ठीक है। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जब इंडिया को हम ये कहें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्ला खान became the first Indian, बिस्मिल्ला खान पहले हिंदुस्तानी थे कि वो नेशन को, पूरे इंडिया को हम ये कहे ग्रीट कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे शहनाई बजाकर। ठीक है। ही poured his heart onto राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि बिस्मिल्ला खान पहले हिंदुस्तानी थे, पूरे देश को सम्मान देने के लिए, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस रेड फोर्ट पर उन्होंने क्या दिया था, अपनी परफॉर्मेंस दी थी। ऐसे राग उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में डाले थे कि दिल को छूने वाले थे, और उस ऑडियंस में जवाहरलाल नेहरू भी थे, और बाद में जिन्होंने एक फेमस स्पीच भी दी थी, टायरिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है। बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यहाँ पर ये लिख रखा है बिस्मिल्ला खान जी ने बहुत ही ज्यादा महान परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया और एब्रोड में, मतलब बाहर। ठीक है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली जो बाहर की ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान में। वेयर जहां पर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कार्पेट्स एंड अदर सॉवरेन्स। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर एक बारी फिर रीड करिए। तो उनकी जो पहली ट्रिप थी वो कहाँ थी, उनकी जो पहली ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान में, और वहां पर जो किंग जाहिर शाह थे, ही वाज सो इंस्पायर्ड, ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द बिस्मिल्ला खान दैट ही हैज गिवन हिम पर्सियन कार्पेट्स, मतलब कि बहुत ही बहुमूल्य, जिसका हम ये कहें कि हम रेट कंसीडर ही नहीं कर सकते, जिसका कोई प्राइस ही नहीं है, इतने 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इतने प्रीशियस वन। एंड अदर सोवेनिरीज मतलब स्मृति चिन्ह, मतलब अदर बाकी हिस्टोरिक आइटम दैट कैन नॉट हैव द वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी, यू कैन से। ठीक है। चलो आगे। The king of Afghanistan was not only the only one to be fascinated with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film in the instrument called Gunj Uthi Shehnai। तो यहाँ पर लिख रखा है कि खाली अफगानिस्तान के जो किंग थे, दैट पर्सन वाज नॉट ओनली फैसिनेटेड, वो खाली मोहित नहीं हुए, खाली उनके लिए बिस्मिल्ला खान एडमायरेबल नहीं थे, लेकिन जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए बिस्मिल्ला खान जी से, जब उन्होंने क्या करा, बिस्मिल्ला को प्ले करते हुए देखा शहनाई को एक फेस्टिवल, मतलब एक त्योहार पे, और उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। क्या रख दिया? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। तो जो फिल्म थी वो बहुत ज्यादा हिट गई, और जो बिस्मिल्ला खान की एक कॉम्पोजिशन थी, मतलब एक रचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया, तो वो भी गाना बहुत चला। ठीक है। टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला, मतलब इट वाज मोस्ट हियरेबल, चार्ट बस्टर यू कैन से, सबसे ज्यादा सुनने वाली चीजें। ठीक है। तो जो म्यूजिक कैसेट थी वो सबसे ज्यादा बिकी, मतलब इट वाज अ फुल टू फेमस। ओके।
Despite this huge success in the Silliard world, Bismillah Khan venture in the film music was limited to Vijay Bhatt, Gunj Shanaina and Vikram Srinivas Kannada venture Shanadhi Apna. अब यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है कि उनका जो करियर था वो बहुत ज्यादा हिट हो जाता फिल्म इंडस्ट्री पे, बट उन्होंने कुछ और चूज किया। क्या किया? उनको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली, ठीक है, सिनेमा की फिल्म के लिए प्रयुक्त, मतलब सेलुलॉइड, मतलब सेलुलॉइड का मतलब यहाँ पर क्या है, सिनेमा की फिल्म के लिए प्रयुक्त वर्ल्ड, मतलब कि सिनेमा वर्ल्ड में उन्हें बहुत ह्यूज सक्सेस मिली, हाई सक्सेस मिली। और बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, मतलब कि उन्होंने जो कॉम्पोजिशन प्रोवाइड करी, दैट वाज लिमिटेड टू 2-1, पहला विजय भट्ट का और दूसरा विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, ठीक है, सनधी अपना, ठीक है। तो इन्हीं पे ये हम यहाँ पर ये कहें इट वॉज लिमिटेड टू दिस ओनली, ठीक है, यहीं तक उनका लिमिटेड रहा, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद द एम्फेसिस। उन्होंने जो वेंचर था या उन्होंने जो कॉम्पोजिशन दी वो यही 2 फिल्मों में दी, उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा। वाई? बिकॉज उन्हें ये लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, नकलीपन है, ग्लैमर है, ठाट बाट जो भी है ये बिल्कुल नकली है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो आई just can't come to the terms with the artificial and glamour of the film world, he says with emphasis, जोर देते हुए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट, उन्होंने कहा कि अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जल्दी भी आ जाते हैं और बहुत मात्रा में भी आ सकते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को आगे फॉलो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था बहुत ही आर्टिफिशियल है, ठाट बाट बनावट सब आर्टिफिशियल है। और बिस्मिल्लाह खान पहले हिंदुस्तानी थे जहां पर उन्हें बुलाया गया लिंकन सेंटर में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बिलोंग करता है, ठीक है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मोनेट्रिल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। तो उन्होंने कहाँ का पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर ये भी लिख रखा है, ठीक है। ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मोनेट्रिल कैनस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट द ऑडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऑडिटोरियम इतना ज्यादा फुल हो गया था तो उनके नाम पर ही एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया तेहरान में, क्या था, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिकॉज पूरा जो ऑडिटोरियम था वो पूरा भर गया था। नेशनल अवार्ड्स, अब उनकी उपलब्धि के बारे में बात की गई है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये सारे अवार्ड उनको मिले, कन्फर्ड इन, उन्हें अर्पित किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, द भारत रत्न। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट महान सिविलाइजेशन नागरिक अवार्ड जो भारत रत्न होता है उनसे उन्हें नवाजा गया, ठीक है। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो क्या हुआ, वो जब उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला तो जो मेडल था उनके चेस्ट पर था और उनकी आंखों में बहुत ही ग्लिंटिंग, चमकती हुई रेयर दुर्लभ हैप्पीनेस थी। मतलब कि जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, उन्होंने बस ये कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। ये जो हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा है, या हम ये कहें जो रिचेस्ट सभ्यता है, ठीक है, हम ये कहें ये जो हिंदुस्तान के रिचेस्ट ट्रेडिशन है, इवन वेस्ट, मतलब बाहरी लोग भी आ रहे हैं संगीत को सुनने के लिए, ठीक है। तो अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। इन द स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. तो जब उनको पुरस्कार मिला तो ही वॉज सेइंग दैट प्लीज अपने बच्चों को म्यूजिक टीच करिए, जो हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी सभ्यता है, ठीक है। अब तो बाहर के भी लोग संगीत यहाँ सीखने आ रहे हैं। तो इंस्पाइट, मतलब कि बजाय उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल कर ली थी, लेकिन खान साहब बहुत ही ज्यादा उनके मन में प्रिय थे, अत्यंत शौकीन वो थे बनारस के, वो बनारस ही रहना चाहते थे, डुमराव ही रहना चाहते थे, मतलब जो उनका जहां से वो बिलोंग कर सकते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए सबसे महान टाउन दुनिया के रहे।
ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ वंस वांटेड हिम टू हेड अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए। तो एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि देखो आप अपना स्कूल यूएसए में खोल लो, शेनाई स्कूल, ठीक है। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। तो उन्होंने कहा कि पक्का जो आसपास का वातावरण होगा वो बिल्कुल बनारस जैसा होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बनारस से दूर हो, आप इंडिया में ही हो, ठीक है। बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहां पर हम मंदिर भी बना देंगे, तो पूरा इंटीरियर, पूरा एटमॉस्फेयर हम बनारस वाला बना देंगे, तो आप यहाँ पर आकर अपना स्कूल खोल लीजिए, तो इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, हम पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसे बना देंगे। लेकिन खान साहब ने कहा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो उसने कहा ठीक है, तो टेम्पल्स तो बना देगा, रिक्रिएट कर देगा, नकलीपन तो कर देगा, लेकिन क्या गंगा मैया को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कराएगा? मतलब गंगा मैया को वहां से यहाँ आ सकता है? Later, he remembered to have said that why whenever I am in a foreign country, I would keep yearning to see Hindustan. तो उन्होंने later उन्होंने he remembered, later बाद में उन्हें याद है कि वो क्या कहते थे कि that is why whenever I am in a foreign country, इसलिए जब भी मैं हमेशा फॉरेन कंट्री में होता था, लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, लेटर बाद में ये याद है, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा था कि दैट इज वाई, इस वजह से मैं कभी भी वेन एवर आई एम इन फॉरेन, मैं जब भी फॉरेन में होता था, आई कीप यर्निंग, मेरे अंदर हमेशा तड़प होती थी हिंदुस्तान को देखने की। तो लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, लेटर याद है कि उन्होंने कहा था क्या, दैट इज वाई, कि इस वजह से आई एम वेन एवर आई एम इन फॉरेन, मैं जब भी फॉरेन में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, मेरे अंदर हमेशा तड़प होती है हिंदुस्तान को देखने की। वेन वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते हैं, वो केवल बनारस के बारे में सोचते हैं और गंगा मैया के बारे में सोचते हैं जो पवित्र है। एंड वाइल इन बनारस, जब वो बनारस में होते हैं, तो वो एक यूनिक मट्ठा मिस करते हैं डुमराव का, ठीक है, जहां पर वो क्या करते थे, मठ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो डुमराव का मठ भी मिस करते थे। अब देखिए मट्ठा यहाँ पर ना छाछ भी होता है, लेकिन मठ यहाँ पर ये भी होता है कि डुमराव के मठ, जैसे आप यहाँ पर कहो कि जहां पर बैठ के वो प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है, तो मठ वो कहते हैं डुमराव का मठ, चाहे वो मट्ठा हो चाहे वो मठ हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस करते थे, ठीक है। तो ये लास्ट में एक आर्टिकल दे रखा है रीडर डाइजेस्ट से, एनसीईआरटी बुक में, बस ये पढ़ लेते हैं। तो लास्ट में उन्होंने बस यही कहा कि मेरे को डुमराव का मठ याद आता है, और मुंबई में जब मैं होता हूँ तो बनारस की गंगा याद आती है। तो शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? तो ये एक रीडर डाइजेस्ट में कॉन्वर्सेशन है। तो शेखर गुप्ता ने पूछा था जब पार्टीशन हुई तो क्या आपने नहीं सोचा था कि आप पाकिस्तान चले जाओगे? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा था गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, ठीक है, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूं, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं पाकिस्तान गया था, आई क्रॉस द बॉर्डर, मैं बस बॉर्डर को क्रॉस करके गया था, और बस मैंने बॉर्डर ही क्रॉस किया था और मैंने कहा था कि हाँ मैं पाकिस्तान चला गया हूँ, ठीक है। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं 1 घंटा वहां पर रहा, और आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानी, मैंने नमस्कार पाकिस्तान को कहा, नमस्ते नमस्ते, और अस्सलाम वालेकुम मैंने इंडियन को कहा, और हंसे वो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये हम ये कह सकते हैं रीडर डाइजेस्ट के कॉन्वर्सेशन से कि उन्हें बनारस बहुत ही ज्यादा पसंद था, वो बनारस से दूर नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वो शो करते हैं कि कल्चरल हेरिटेज, जो विरासत जो हिंदुस्तान की चली, one that effortlessly accept that devout Muslim like him can very casually play Shanai every morning in the Kashi Vishwanath temple। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक हम परफेक्ट उदाहरण दे सकते हैं कि बहुत ही रिच कल्चर विरासत हिंदुस्तान की, और बहुत ही एफर्टलेसली बिना इतना ज्यादा प्रयास करे उन्होंने एक्सेप्ट करा धार्मिक मुस्लिम, एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक मुस्लिम थे, ये नहीं कि उन्होंने अपना कल्चर छोड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, और वो बहुत ही नेचुरली प्ले करते थे शनाई हर सुबह विश्वनाथ टेम्पल में। मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं मंदिर नहीं जा सकता। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो 21 अगस्त 2006 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत लंबे समय से वो बीमार थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग। तो उन्हें ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, मतलब अंतिम संस्कार उन्हें दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब कि एक दिन उन्होंने
शोक को प्रदान किया, मतलब कि उनको फ्यूनरल के जब उनकी अंतिम संस्कार हुआ तो वो पूरे देश ने शोक मनाया और एक दिन की हम ये कह सकते हैं शोक मना। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन। टिक द राइट आंसर। द शनाई वाज अ रीडेड नॉइज पेकर या पुंगी? पुंगी थी, है ना। बिस्मिल्लाह खान बाबर अली बॉक्स ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शनाई, एक बाबर ने। ठीक है, तो यहाँ पर पुंगी इज द करेक्ट वन, नॉट शनाई, तो रेड वाले करेक्ट है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर वर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले शनाई फ्रॉम अली बॉक्स। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान वाज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड टू अफगानिस्तान। तो आपको फाइंड वर्ड्स करने हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स को, जो यहाँ पर लिस्टेड है। तो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक पॉजिटिव था, है ना। द फिल्म वर्ल्ड उनके लिए नेगेटिव था। माइग्रेटिंग टू यूएसए नेगेटिव था। ठीक है, प्लेइंग एट टेम्पल पॉजिटिव था। गेटिंग द भारत रत्न उनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। बैंक ऑफ रिवर पॉजिटिव थी। ठीक है, लीविंग बनारस एंड डुमराव नेगेटिव। तो ये सारी चीजें हम कहेंगे कि ये सारी चीजें उनके लिए पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, व्हाई डिड औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने बैन करी थी पुंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इट हैज अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब श्रिल साउंड आ रही थी और अनप्लीजेंट साउंड थी। हाउ इज शनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शनाई कैसे डिफरेंट थी? शनाई के शनाई इज अ पाइप, एक पाइप थी जिसमें नेचुरल हॉलो था, नेचुरल खाली था, खोखली थी वो पाइप, और लॉन्गर एंड ब्रॉडर और पुंगी थी, और उसके अंदर ब्रॉडर देन पुंगी। तो एक नेचुरल हॉलो मतलब कि खाली वाला, खोखली, ठीक है, पाइप ली और उसके अंदर 7 होल्स बनाए पाइप के अंदर। वेयर वॉज द शनाई प्ले ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? तो शनाई ट्रेडिशनली प्ले कहाँ की गई जाती थी? टेम्पल में या रॉयल कोर्ट्स में या ओकेशन ऑफ वेडिंग्स में। ठीक है, द क्रेडिट गो टू द बिस्मिल्लाह खान टू टेक द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। क्लासिकल स्टेज पर ले जाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही एफर्ट्स डाले थे। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? तो बिग ब्रेक था जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 ओपन हुआ था। ठीक है, why did बिस्मिल्लाह खान play the शनाई on 15th अगस्त? Why was the event historic? उन्होंने 15 अगस्त 1947 में शनाई क्यों बजाई? तो बिस्मिल्लाह खान ने प्ले करी थी शनाई 15 अगस्त 1947 में रेड फोर्ट पे, और वो पहले हिंदुस्तानी थे जो जिन्होंने ग्रीट किया था नेशन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये जो इवेंट था वो हिस्टोरिक था क्योंकि ही गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, उन्हें उस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी। ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपना हार्ट डाल दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब उन्होंने किया था। क्वेश्चन 6, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शनाई स्कूल इन यूएसए? क्यों उन्होंने मना कर दिया था? यहाँ पर लिख रखा है कि उन्होंने रिफ्यूज किया था शनाई को यूएसए में क्योंकि ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि वो इंडिया कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें बनारस बहुत ज्यादा पसंद था एंड डिडंट वांट टू सेटल एनीवेयर, और वो कभी कहीं भी सेटल नहीं होना चाहते थे इंडिया के अलावा, एक्सेप्ट इंडिया। दैट इज वाई, इस वजह से व्हेनेवर ही वाज इन अ फॉरेन, जब भी वो फॉरेन में होते थे वो हमेशा तड़प होती थी उनके अंदर हिंदुस्तान को देखने के लिए। तो मैं आपको जस्ट आंसर बता रही हूं, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट दैट विल टेल यू बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फाइंड एटलीस्ट 2 instances in the text which tell you बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन को करिएगा और ट्राई करिए कि कमेंट सेक्शन में आप बता पाए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, और जो क्विज का क्वेश्चन था वो भी आप अटेम्प्ट करके बता पाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज 1 शॉट में कराए हैं। बाकी कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, रिस्पॉन्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा खुद करने की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ में भी कहीं भी डाउट आ रहा है देन प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप आराम से बता सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जस्ट पढ़ ले के साथ बने रहिएगा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।